welcome to my YouTube channel Study Center. I hope you all are doing well और आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों का जो DSSB का एग्ज़ाम था TGT सोशल साइंस का वो बहुत ही अच्छा गया होगा। और आपने अगर EMRS जो हमारा पेपर 14 दिसंबर 2025 को है, अगर आपने फॉर्म भरा है, चाहे आपने TGT के लिए फॉर्म भरा हो चाहे आपने PGT के लिए फॉर्म भरा, आपको पता है सिलेबस चेंज हुआ है। पहले MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते थे और सब्जेक्टिव और जो हमारा जनरल पेपर होता था वो साथ में होता था, लेकिन इस बार EMRS KVS और NBS इन्होंने अपने पैटर्न को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो EMRS में तो फिर भी 2 ही टीयर हैं, लेकिन KVS में एक तरीके से अगर हम इंटरव्यू को भी ऐड कर ले तो हम बोल सकते हैं कि 3 टीयर में उन्होंने एग्ज़ाम को क्या कर दिया है, कर दिया है। ठीक है, तो इस मतलब कि एक मैं आपकी EMRS की अब सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैं EMRS के जो पेपर हैं, सबसे पहले तो आपको देखो यहाँ पर 2 पेपर है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। प्रीवियस ईयर पेपर, इससे आपका क्या हो जाएगा एक बार कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको वो पता चल जाएगा। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ सेट्स वगैरह भी ले रखे हैं, प्रैक्टिस सेट। मैं भी ये भी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक बार आप क्या कर लेंगे, प्रीवियस ईयर को देख लेंगे, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। देन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी जो करंट में है चीज़ें उसकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। और चाहे आप TGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप PGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको जो टीयर 1 है आपका वो क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को आराम से देखिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, अदर पोस्ट की कर रहा है, तो उसको भी आप क्या करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे, सबसे पहले 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे। फिर रीजनिंग एबिलिटी आएगी हमारी 15 मार्क्स की। अगर आपने DSSB के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जनरल अवेयरनेस भी आपको पता है, जो करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं वो आपने पढ़ रखा है, उसके सिर्फ 10 क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास। फिर रीजनिंग आपने DSSB के लिए कराया तो बहुत है आपके लिए। फिर ICT ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे DSSB में नहीं आता। फिर भी ICT के 15 क्वेश्चन है, और मैं आप लोगों को सारा ही टीयर 1 अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको सब कुछ ही करवाऊँगी, आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो बस क्या करना है, आप वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और आपको पता है आज क्या है, 29 नवंबर, तो हमारे पास ज़्यादा दिन भी नहीं है, 14-15 दिन है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, स्ट्रैटेजी होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कंटेंट प्रिपेयर करना होता है, फिर उसके बाद हमें उसके क्वेश्चन लगाने होते हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन को लगाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, स्कोर बढ़ेगा। अगर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपने पहला ही टेस्ट दिया उसमें आपके कम नंबर आए, तो आपको बिल्कुल भी उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी का आपने सुना होगा कि कितना आप किसी चीज़ के लिए कंसिस्टेंट है, उसी हिसाब से क्या होती है आपकी, आप ग्रो करते हैं। ठीक है, पहले में कम आए, दूसरे में 2 नंबर ज़्यादा आएंगे, तीसरे में ज़्यादा आएंगे, और ऐसे अगर आप 15-16 जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उससे पहले तो आपका क्या होगा, हाँ, कहीं ना कहीं से आपको 1-2 क्वेश्चन प्रिपेयर होते रहेंगे, और वही क्वेश्चन अगर कंबाइन होकर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। और आपको पता है OMR शीट पे पेपर होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ये, और आपको क्या होगा, इतने सारे करने के लिए आपको क्या मिलेंगे, 2.5 घंटे भी मिलने वाले। तो आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आप समझ लो कि कितना ज़्यादा आपके पास टाइम है। 100 क्वेश्चन है, अगर देखा जाए मोरलेस तो 120 क्वेश्चन है, क्योंकि अगर TGT के लिए हैं आप तो 30 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश से आएंगे, और अगर आप PGT के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप TGT के लिए जा रहे हैं तो 130 क्वेश्चन, और PGT के लिए जा रहे हैं तो 120 क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, तो इसमें क्या आपके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। तो ये भी हो गया, अगर आप हिंदी या इंग्लिश इन लोगों से परेशान रहते हैं, जैसे DSSB में अगर आपका हिंदी गलत हो गया, इंग्लिश गलत हो गया, ताकि मार्क्स क्या होते थे, कट जाते थे। तो इसमें क्या करना है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। आपको एग्ज़ाम का जो सेट करने का क्राइटेरिया है वो क्या होगा, ये जो पार्ट 5 है इनसे क्या हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
तो उसके बाद क्या है, आपका आईसीटी के क्वेश्चन मैं कराऊंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कराऊंगी। बहुत इजी है, आपने अपने बीएड में पढ़ा हुआ है, आपने सीटेट दिया है तो उसमें आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको जस्ट क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर मोर और लेस पूरा पेपर देखा जाए तो आपके लिए हार्ड कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, सारी चीज़ें बस रिकॉल करनी है, क्योंकि ये हो सकता है आपको अपने 2023 में 24 में जब भी बीएड करा आपको टाइम हो गया होगा, लेकिन आपने पढ़ा सब कुछ है, आपको बस रिवाइज करना है। अब उसको आप कैसे रिवाइज कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, कि आप जितने अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे ये क्लियर होने में, ठीक है। फिर जो आपका डोमेन नॉलेज है, डोमेन नॉलेज में आपकी थोड़ी सी एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी पूछी जाएगी जो आपके पेडागोजी से रिलेटेड होगी, और केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आपके जो पेडागोजी है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट है, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आएंगे। तो ये क्या है, 20 क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख सकते हैं कि वो 10-10 का रेशो दे दें, या फिर जैसा भी उनका पेपर होगा, आपको प्रिपेयर सब चीज़ करके जाना है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम आपके लिए भी है, जो 10-15 साल से प्रिपेयर कर रहा है वो उनके लिए भी क्या है, फर्स्ट टाइम ही है। तो आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देकर आना है। नेक्स्ट, ये सारे मिला के क्या हो जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, और 100 नंबर का ही पेपर ये होगा, जिसके लिए आपको क्या मिलेंगे, 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है। फिर लैंग्वेज की बात हो जाए तो जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, और रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स का ईच आएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग है, आपको क्या करना है, 40% मार्क्स लेकर आना है, ठीक है। जैसे अगर 30 का हुआ तो आपको 12 नंबर का सही करना है, और 20 का हुआ तो आपको 8 क्वेश्चन सही करने हैं। बस यही है कि अगर आप ये नहीं करोगे, अगर आप पार्ट 6 में फेल हो गए तो आपके जो मतलब जो 5 पार्ट है वो आपके चेक नहीं होंगे। तो आई होप इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं कि आप 40% क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर ही लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। सो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि पार्ट जो हमारा फर्स्ट टू 4 है विल बी कॉमन होगा सबके लिए, पार्ट 5 विल बी सब स्पेसिफिक, एंड पार्ट 6 विल बी एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज। अब ऑब्वियसली बात है कि पार्ट जो हमारा पहले से लेकर चौथा तक है वो तो क्या है, सबके लिए सेम है, और पाँचों ऑब्वियसली इसने बता दिया। बेस्ड पेडागोजी आएगी आपकी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, केस स्टडी आएंगे, थोड़ा सब्जेक्टिव रहेगा, ओके। और लैंग्वेज जैसा बने हुआ था, टीजीटी के लिए 30 आएगी और पीजीटी के लिए 20 आएगी। क्लियर है इतना, कुछ सिलेबस पहले क्लियर होना चाहिए, वो भी अच्छे से। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैं आपको एक पेपर टीजीटी का सॉल्व कराऊंगी जो लिया गया है। ये हुआ था आपका 23 दिसंबर 2023 का पेपर है ये। पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक पीजीटी का पेपर डिस्कस कर लेंगे, फिर अपना प्रैक्टिस सेट आराम से हम करेंगे, ठीक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज जो क्या है, हमारा पहला जो पार्ट है, रीजनिंग अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस, GK GS, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जो हमारा RTE एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा कथन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है हमारा, दैट इज द एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये सारे मतलब स्टेट में अप्लाई हुआ था, बस जम्मू और कश्मीर को क्या छोड़कर। नेक्स्ट हमारा, एलिमेंट्री एजुकेशन इन दिस एक्ट इज डिफाइंड एज एजुकेशन इज दिस एक्ट इज डिफाइंड एज एजुकेशन फॉर क्लास 1st to 6th। यानी इसमें क्या बोल रहा है हमारा, कि इस अधिनियम में जो प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा के लिए परिभाषित के रूप में परिभाषित किया गया था। थर्ड है हमारा, दैट इज द एक्ट प्रोवाइड फॉर फ्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 16। यानी जो मतलब कि 16 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करता है ये। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर D। इसमें क्या बोलता है कि नो चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। यानी इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण के अभाव में विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा अगर हम इसके बारे में देख लें तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009, अपने RTA के बारे में सुना होगा, डैट इज़ 2009 में आया था। 1 अप्रैल 2010 से क्या हुआ था, ये लागू हुआ था।
जब अधिनियम लागू हुआ तब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। स्टेटमेंट वन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आपको पता होगा 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। आपको पता होगा बहुत सारे स्टेट यूनियन टेरिटरीज को मिक्स और मर्जअप किया गया था। नेक्स्ट, फिर उसके बाद वहाँ पे ये लागू हुआ। यह अधिनियम कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क करता है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी बच्चे के पास आयु का प्रमाण पत्र नहीं तो विद्यालय केवल इस आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता। समझ में आ गया आप सबको इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो आलमगीर आलमगीर नामा है जो हमारी पुस्तक, वो किसका क्रॉनिकल है। ठीक है, यानी जो आलमगीर जो हमारी बुक है किस मुगल बादशाह का शासन का मतलब किस मुगल बादशाह के शासन के बारे में बताता है। ये बहादुर शाह जफर के बारे में, आलमगीर बुक का नाम याद रखेंगे, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में या फिर औरंगजेब के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलमगीर नामा की रचना 1688 में मिर्जा मोहम्मद काजिम ने की थी। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों का विवरण, औरंगजेब ने अपने शासन के 11वें वर्ष में इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, तो जो आलमगीर नामा है वो किसके बारे में है, औरंगजेब के बारे में। आपको पता होगा कि आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 22-23, देख लो कितना रिसेंट का क्वेश्चन पूछा गया, तो आपके रिसेंट में जो भी होता है उसको आपको देखकर जाना है। ठीक है। द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल्स हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन 21-22 इन कंपैरिजन विद 13-14 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। तो कितने लेवल तक वो क्या हुआ था, डिक्लाइन हुआ था। यानी भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्तर पर 2013-14 की तुलना में 21-22 में विद्यालयों के सकल नामांकन अनुपात में गिरावट देखी गई थी। प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, सेकेंडरी में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ओनली बी सी या फिर ओनली ए या फिर ओनली बी या फिर ओनली सी, यानी कि बी और सी, ए या फिर बी या फिर सी। तो देखेंगे किस में हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है। तो प्रारंभिक में 2013-14 में कितना था, 107.2 और 21-22 में वो कितना हो गया, 103.4। उच्च माध्यमिक में 86.7 था, फिर वो बढ़ गया। माध्यमिक में भी क्या हुआ है, हमारा बढ़ा है। तो डिक्लाइन किस में हुआ है, इस वाले में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is an example of a permanent executive in India। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासन का उदाहरण है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है हमारे, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर है, द गवर्नर ऑफ स्टेट है या फिर सिविल सर्वेंट हैं। कौन है हमारे एक किसके परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी स्थायी प्रशासन का उदाहरण पूछा गया है। तो कौन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सिविल सर्वेंट, जिन्हें हम आईएएस वगैरह भी बोल देते हैं। तो क्या होता है, हमारे स्थायी हैं। बाकी आप देखेंगे तो जो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल के लिए बाद हट जाते हैं, फिर कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वो भी हटते हैं, गवर्नर जो हैं वो भी एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार आईएएस का पेपर क्लियर कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो डिग्री है वो सिर्फ 5 साल के लिए रहेगी या 4 साल के लिए रहेगी, फिर आपको दोबारा आईएएस का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं लेवल कितना इजी है। बस आपको तो ऐसे प्रैक्टिस अच्छी करके जानी है तो क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। सबसे पहले आपको पता है Tier 1 क्लियर करना है हमें। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एन आंट बाइट्स अ ह्यूमन व्हाट डज इट इंजेक्ट इनटू द ह्यूमन स्किन। तो जब एक चींटी काटती है तो ह्यूमन त्वचा के भीतर क्या डाल देती है। आपको पता होगा कि हमारे जो जहाँ पर चींटियाँ काटती हैं वहाँ पर क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, रेड सी। ठीक है। तो क्या डालते हैं वो, तो ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड हो गया, साइंस से रिलेटेड हो गया। तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास जो आपकी सारी चीज़ों से, जैसे आपको जो भी जीएस होता है उसमें सब आ जाएगा। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री और जो करंट में चल रहा है वो सारे क्या हो जाएंगे, 10 में आ जाएंगे। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। आपको पता है जनरल अवेयरनेस बहुत ही वास्ट है और उसे हम
कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं, जितना होता है करिए, नहीं तो बाकी जो अदर चीज़ें हैं उसमें आपको क्या करना है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड डालती हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन डालती हैं, या फिर जिंक कार्बोनेट डालती हैं, या फिर कैलामाइन सॉल्यूशंस डालती हैं। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चींटी के डंग में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव्य जो कि फॉर्मिक अम्ल है डाल देते हैं, जिससे शरीर में जलन होने लगती है। इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर नमी युक्त खाने का सोडा, जैसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, या कैजेमाइन का विलयन लगाते हैं। इसका प्रभाव क्षारीय होता है, जो आपको पता होगा कि जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो लवण बन जाते हैं। यानी कि जब हम क्या करेंगे, एसिड का बेस उसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस आउटसाइड इंडिया गोइंग टू बी सेट, यानी भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जिसे हम आईआईटी के नाम से जानते हैं का भारत का बाहर पहला कैंपस किस देश में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो कौन से देश में किया जाएगा, नाइजीरिया में, साउथ अफ्रीका में, तंजानिया में, या फिर घाना में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो आईआईटी है उस हमारा भारत का, वो किस में किया जाएगा, तंजानिया में सेटअप किया जाएगा। यह परिसर वर्ष 2023-24 से स्नातकोत्तर और स्नातक पेश कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं DT+B वगैरह की तरह बहुत पुराने नहीं आ रहे हैं, बहुत रिसेंट वाले आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा रिसेंट वाले को अच्छे से देख के चले जाइएगा तो आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएंगे। और कौन सी जा रही है, आईआईटी मद्रास जा रही है। ठीक है, क्लियर है इतना, तो ये भी आपसे पूछ सकता था कौन सी कंट्री में जा रही है, कौन जा रही है। ठीक है, इसके लिए आप क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट हमारा पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द places of historic significance and the countries within which they fall is matched correctly, यानी ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म हमारा सही है। डेट इज रिवोनिया साउथ अफ्रीका में है, वर्सेल हमारा जर्मनी में है। तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वर्सेल कहाँ पर है, आपकी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है ये। सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड से है, या नूरेमबर्ग फ्रांस में है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मतलब, अगर आपने, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने आपको टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी प्रिपेयर करवाया था DT+B के, तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल ईजिली लगा सकते हैं। बट फिर भी चलिए हम देखते हैं अपने आंसर को। तो जैसा कि आप सबको ही पता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डेट इज रिवोनिया जो है वो कहाँ का है, दक्षिण अफ्रीका का। बाकी वर्साई कहाँ पर था, फ्रांस में। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ था, रूस में। और न्यूरेमबर्ग कहाँ था, हमारा जर्मनी में। याद है, वर्साई जहाँ पे किंगडम था, सेंट पीटर्सबर्ग का रिलेशन है रूस से, जब हमने रूसी क्रांति डेट इज रूस रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। और न्यूरेमबर्ग में क्या होती है, पार्लियामेंट बनती है, जर्मनी यूनिफिकेशन आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो कैसे आप क्या करेंगे, लिंक करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी, आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना है, जिससे आपकी क्या होती रहेगी, नॉलेज गेन होती रहेगी। और आपको एक नॉलेज को दूसरी जगह भी अप्लाई करने का बिल्कुल मौका मिलेगा। और ये देखिए, ये क्या है, सभी के लिए क्या है, कॉमन पेपर है। चाहे आप टीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी साइंस, टीजीटी क्या कहते हैं मैथ्स, उसके लिए भी प्रिपेयर करें तब भी यही क्वेश्चन आएगा। और वही सेम क्या है, पीजीटी है। अगर आप पीजीटी कॉमर्स के लिए जा रहे हो, इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हो, इंग्लिश के लिए जा रहे हो, हिंदी, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आपका पेपर 1 क्या रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण 2023 इन फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को प्रदान किया गया। गौतम अडानी को दिया गया, मुकेश अंबानी को दिया गया,
कुमार मंगलम बिरला को या फिर आधार पूनावाला को। तो 2023 का जो पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है, किसमें, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के फील्ड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुमार मंगलम बिरला को ये क्या है, अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो वर्ष 2023 में व्यापार उद्योग के लिए कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 2025 में श्री नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी को व्यापार उद्योग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। तो आपको यहाँ पर क्या पता चल गया, 2025 का भी पता चल गया है। तो 2023 का भी हो गया हमारा और 2025 का भी साथ के साथ आपका क्या हो गया, यहाँ पर प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स हॉकी टीम वॉन द टॉर्नियो डेल कैंटेनेरियो 2023 टाइटल, यानी निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी टीम ने टॉर्नियो डेल सेंटेनोरियो 2023 का खिताब जीता है। इंडिया ने, स्पेन ने, इंग्लैंड ने या फिर पीपल्स ऑफ चाइना, किसने जीता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा किससे हो गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इससे पहले वाला हमारा किससे था, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, सो और जो उससे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन आया था, जो कि हमारा क्या था, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इन हेड को थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डेट इज भारतीय हॉकी टीम ने क्या करा है, इस टूर्नामेंट को जीता था, दैट इज और 2023 का खिताब स्पेन को 3-0 से हराकर जीता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2023 का ही पेपर, 2023 के ही जीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक आर नॉन एज। तो आपको पता होगा कि लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो हमारा वैली आती है उनको हम किस नाम से जानते हैं, पीर पंजाल वैली, पूर्वांचल, डून्स या फिर कुल्लू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जो लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबवत घाटियों को दून के नाम से जानते हैं। और आपको पता है सबसे बड़ा दून दैट इज जो हमारा देहरादून है, नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून तथा पाटली दून कुछ प्रसिद्ध दून है। हिमालय को निर्माण की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचना क्षेत्रों में बांटा गया। आपको पता होगा सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय आता है, देन ग्रेटर हिमालय आएगा हमारा, फिर लेसर या फिर मिडल हिमालय आएगा, देन हमारे क्या होते हैं सबसे लास्ट वाले कौन से, शिवालिक हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है, पार्ट सेकेंड, जो कि क्या है, रीजनिंग एबिलिटी का है। सो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के पेपर है और हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ है वो इस टाइम पे चेंज हुआ है। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन अगर आगे पीछे होंगे तो आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये पेपर जो है ये PYQ है। ठीक है, जो मैं नया प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी वो मैं जैसा हमारा नया एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कराऊँगी। ठीक है, तो रीजनिंग का देख सकते हैं हम क्वेश्चन को। तो अब रीजनिंग का बस क्वेश्चन देखेंगे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको PYQ सॉल्व करा रही हूँ, जिससे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी और समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और आप खुद ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि अगर आप DT+B एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आपको ये वाली रीजनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। मोस्टली क्या है 90 to 100% क्या रहेगा, वो समझ लो कि सेम ही है रीजनिंग। ठीक है, तो 8 girls GKPA DQS and M are sitting around a square table but not necessary in the same order। स्क्वायर टेबल पे बैठी हैं, सेम उसमें ऑर्डर में नहीं। 4 of them sit at 4 corner of 4 कॉर्नर्स पे बैठी हैं, वाइल जो बाकी क्या है वो मिडल में बैठी हैं। तो जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पर जैसा क्या बोल रहा है कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर टेबल है। ठीक है, और 4 जो बैठी हैं वो कॉर्नर्स पे बैठी हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पे बैठी हैं, 4 क्या बैठी होंगी फिर सेंटर में बैठी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम और क्या बोल रहा है, दैट इज मिडल ऑफ ईच साइड, वन हु सिट एट द 4 कॉर्नर फेस आउटसाइड द सेंटर, यानी कि जो हमारे यहाँ पर क्या बैठी हैं, कॉर्नर में बैठी हैं, वो बाहर देख रही हैं चारों। ठीक है, और सिट इन द मिडल ऑफ साइड, और वो क्या कर रही हैं, जो मिड में बैठी हैं वो क्या कर रही हैं, अंदर देख रही हैं। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट बोलेगा, तो जो बाहर देख रहे हैं उनका राइट ये होगा, लेकिन जो अंदर देख रहे हैं उनका राइट ये हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह देखेंगे
सो क्या कर सकते हैं आप, इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज क्यू इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, क्यू क्या है कॉर्नर पे बैठी है, एंड शी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, और के थर्ड राइट में है। ठीक है, ए इज नॉट सिटिंग एट एनी कॉर्नर, पी इज सिटिंग अराउंड द लेफ्ट ऑफ द के एंड इमिडिएटली राइट ऑफ एस, के एंड डी आर फेसिंग। तो आपने ये वाला क्वेश्चन किया होगा रीजनिंग का, क्योंकि आपको पता है कि हमने अभी डी प्लस बी का पेपर दिया है, और उसके बाद आपको पता है वो उसमें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। सो इस क्वेश्चन के अनुसार पूछ रहा है कि क्यों के बाएं कौन बैठा हुआ है, तो हमारा क्यों ये रहा, और हमने अभी देखा था कि क्यों क्या कर रहा है, बाहर देख रहा है। ठीक है, जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, जो सेंटर में बैठे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो क्यों के बाएं कौन होगा हमारा, डेट इज डी बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, रीजनिंग और असर्शन कंक्लूजन का है। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और उसको क्या किया जाएगा, आपको कंक्लूजन दिया जाएगा, फिर उसको क्या करना है, मैच करना है। तो देखते हैं अपना, तो ऑल कैप्स आर सॉक्स, तो सारी जो कैप्स हैं वो क्या है हमारी, सॉक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल फ्रॉक्स आर मार्क्स, तो सारे जो हमारे क्या है फ्रॉक्स हैं वो क्या है हमारे मार्क्स हैं। ठीक है, दैट इज मास्क। ऑल मास्क आर सॉक्स, तो जो ये है वो भी सारे क्या हैं, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारा सॉक्स वाला एरिया है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या आया है हमारे ऑल कैप्स, तो एक कैप्स का कॉर्नर बना लेते हैं हम यहाँ पर। फिर ऑल फ्रॉक्स क्या है हमारे, मास्क हैं, तो फ्रॉक्स बनाया हमने, और ये सारे फ्रॉक्स क्या हैं, मास्क हैं, और सारे जो मास्क हैं वो सारे क्या हैं, सॉक्स हैं। तो इन क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या बोल रहा है, सम फ्रॉक्स आर कैप्स, तो फ्रॉक्स क्या है हमारे कैप्स हैं, लेकिन हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है इसमें। फिर सम मास्क आर कैप्स, कुछ मास्क क्या है हमारे कैप्स हैं, बट हमारे इसको कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया गया है। तो चलिए हम कंक्लूजन को देखते हैं अपने। तो कंक्लूजन हमने देख लिया, अब ऑप्शन देखते हैं कि दोनों ही कंक्लूजन गलत हैं, या फिर सिर्फ पहला सही है, सिर्फ दूसरा सही है, या फिर दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डेट इज़ ए, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पर अभी ऐसा ही हमने बनाया था, और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब तक डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया जाएगा हम अपनी अंडरस्टैंडिंग पे नहीं करेंगे। तो इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया था, इसलिए दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो नहीं होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, डी प्लस बी में किया हुआ है हमने ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन और रीजनिंग का है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बैन मोर देन 10 ईयर्स ओल्ड डीजल व्हीकल्स ऑन रोड ऑफ दिल्ली। तो गवर्नमेंट इंडिया ने क्या करा है, जो 10 साल पुराने डीजल व्हीकल्स हैं उनको क्या कर दिया, दिल्ली की रोड से बैन कर दिया है। अब रीजनिंग देखें, डीजल प्राइस हैव इंक्रीज इन पास्ट फ्यू ईयर्स, क्यों किया, क्योंकि डीजल के प्राइस इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना, क्या ये सही है या फिर नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, यानी असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है, दोनों ही सही है, और जो आर है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ए एंड आर सही है, बट जो रीजनिंग है वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। फिर ए इज़ ट्रू, लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। तो आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप क्या रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, और PYQ हमें एक आइडिया देता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा असर्शन है वो भी सही है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में व्हीकल्स को बैन किया गया है, और जो डीजल के प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन ये रीज़न नहीं था हमारे दिल्ली में व्हीकल्स को बैन करने का। आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, इसलिए इनको क्या किया गया है, बैन किया गया है। इसलिए नहीं बैन किया गया कि डीजल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजनिंग है वो अच्छे से व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, तान्या वियर टी शर्ट
ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स रेड ग्रीन येलो ब्लू पर्पल ऑरेंज एंड मेजेंटा। तो 7 दिन पहनती है डिफरेंट डेज में, मतलब डिफरेंट डेज में डिफरेंट कलर के टी शर्ट पहनती है। और ऐसे क्वेश्चन हम DT+B में करके आए हैं कि वो 7 डेज में मतलब कि लोग एग्जाम दे रहे हैं या फिर क्या हो रहा है। ठीक है, सी वियर्स टी शर्ट ऑन थर्सडे, तो ग्रीन कलर का कब पहनती है, वो थर्सडे को पहनती है। शी डज नॉट वियर येलो और पर्पल कलर ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को ऑब्वियसली बात है वो येलो को और पर्पल को नहीं पहनेगी। ठीक है, शी वियर्स रेड कलर टी शर्ट आफ्टर ग्रीन कलर, तो ग्रीन उसने कब पहना था, थर्सडे को, तो उसके बाद क्या कर रही है वो रेड कलर पहन रही है। देन शी वियर ओनली पर्पल कलर टी शर्ट ऑन वन डे, तो उसने क्या करा, पर्पल को सिर्फ एक ही दिन पहना है, वो हमें पहले भी पता चल गया था। बिटवीन डे ऑन विच शी वियर्स ब्लू एंड मेजेंटा, तो उसी दिन पर्पल को पहनेगी इनके बीच में। तो शी वियर ऑरेंज आफ्टर येलो टी शर्ट, और ये क्या कर रही है कि ऑरेंज येलो के बाद वाले दिन पहन रही है। तो पूछ रहा है हमसे ऑन विच डे शी वियर ऑरेंज कलर टी शर्ट, तो उसने ऑरेंज कलर के टी शर्ट को किस दिन पहना होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने आंसर को। तो जिस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट था उस हिसाब से हमने क्या करा, अपना डाटा तैयार कर लिया। और देखें हमारा नारंगी किस दिन पहन रही है, वो संडे को पहन रही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। इनको आप, क्योंकि मैंने अभी बताया कि पैटर्न क्या है रीजनिंग का सेम ही है हमारा, बिल्कुल DT+B की तरह, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपसे नहीं भी होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं क्या करूँगी फिर रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको अलग से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वैसे बहुत ही ईजी है आपको, और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है DT+B की तरह। ऐसा नहीं है कि आपको करके तुरंत आगे बढ़ना है। ठीक है, और आप दोबारा नहीं आ सकते हैं, इसमें आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, आपको जितने आप मन करे उतनी बार इन क्वेश्चन को देखो और आराम से सॉल्व करो। 2.5 घंटे बहुत ही ज़्यादा होते हैं 100 क्वेश्चन के लिए, वहाँ पर हमें 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे जिसमें सब कुछ आता था। ठीक है, तो टाइम हमारे पास बहुत है, अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। तो किस दिन पहना है उसने ऑरेंज कलर की टी शर्ट को, तो सी यानी संडे को पहना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम का, ये भी हमने किया हुआ है, तो हमें इसको ध्यान से देखना है और उत्तर देना है। तो चलिए एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सो ये जो हमारा क्या है, डेट इज सर्कल वो रिप्रेजेंट कर रहा है चंपक को, स्क्वायर कर रहा है सरिता को, ट्रायंगल कर रहा है नंदन को। व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन हु बाय बोथ चंपक एंड नंदन बट नॉट सरिता, तो कितने नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चंपक को और नंदन को। तो चंपक कौन है हमारा, ये वाला हो गया सर्कल वाला पार्ट, और नंदन कौन है हमारा सर्कल वाला, चंपक ये हो गया और ये वाला ये हो गया। तो कितने लोग हैं यहाँ पर, इस सर्कल के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, ये वाला पार्ट आ रहा है, और इसके अंदर कौन कौन सा आ रहा है, ये वाला पार्ट है। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 12। हमें इसमें ये पूछा है नॉट सरिता, तो सरिता वाला हमें इंक्लूड नहीं करना है। ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है फिर आंसर करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ने बोला है नॉट सरिता, तो इस 9 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 9 वाला जो पार्ट है वो सरिता के उसमें जा रहा है। तो सर्कल के अंदर 3 आ रहा है और ट्रायंगल के अंदर भी 3 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ये भी इजी, ये भी करते हैं हम। तो बोला गया है कि प्लस का मतलब क्या है कि ए क्या है, फादर है बी का। माइनस का मतलब क्या है, ए मदर है बी का। मल्टीप्लाई का मतलब है ए सिस्टर है बी का, और डिवाइड का मतलब है ए ब्रदर है बी का। तो कई बार उल्टा कर देता है, तो उसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर पूछ रहा है कि अब इसमें ऑब्वियसली बात है रिलेशन दिया होगा, तो ये देखते हैं कैसे होगा कि बेस्ड ऑन द एस माइनस जी, तो एस का रिलेशन पूछ रहा है हमसे किसके, पी से, यानी एस का रिलेशन पूछा गया है पी के रिगार्डिंग। तो चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। एस माइनस जी, तो माइनस ये रहा, तो माइनस मतलब क्या है, ए क्या है, मदर है किसका, बी का। तो एस किसकी मदर, एस क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी किसकी, हमारे जी की। ठीक है, आपको प्लस लगाना होता है जब वो बॉय है, माइनस लगाना होता है जब वो गर्ल्स हैं। ठीक है, और ये वाला साइन हम जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर जी डिवाइडेड बाय टी, तो डिवाइड का मतलब क्या था, डेट इज ब्रदर ऑफ
बी। तो जी क्या है, ब्रदर है किसका, टी का, तो ये हो गया लड़का, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, टी। और सिंगल साइन यूज़ करते हैं हम ब्रदर सिस्टर के लिए, और डबल यूज़ करते हैं अगर वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो ऐसे आप करेंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जी एंड टी। ठीक है, टी माइनस एम। तो टी क्या है, मदर है किसका, एम का। ठीक है, टी क्या है, मदर है, टी माइनस एम बोला है, तो टी क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा किसका, एम का। तो देखते हैं, एम का हमने इसको मदर भी बना दिया। अब एम मल्टीप्लाई पी, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर एंड, मतलब एम क्या है, किसकी, पी की सिस्टर है, तो माइनस, और यहाँ पर हमने लगा दिया मल्टीप्लाई लगा दिया था मैंने, एम माइनस पी, यानी एम और पी क्या है, भाई बहन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा रिलेशन किससे पूछा गया है, एस से पूछा गया है पी के रिगार्डिंग। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, एक तरीके से सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी प्लस आर देखें हम, तो प्लस क्या है, इसका मतलब क्या है कि ए क्या है, फादर है बी का, तो इससे हमें इसका जेंडर पता चल गया कि ये क्या है, मेल, क्या है, मेल है। तो क्या हो जाएगा ये, अब हम ऑप्शन को अगर हम देखें अपना, तो आपको यहाँ पे पहले आप देख लो क्या पता चल गया है कि एस का रिलेशन पी से क्या है, कि ये उसकी जो हमारा क्या कहते हैं कि, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो सिस्टर है, माँ है, या मदर की मदर है, या फादर की मदर है। तो हमने जो देखा था तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, डेट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उसका मदर है उसकी क्या है, वो मदर है। क्लियर है, इतना समझ में आया क्वेश्चन की नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर एक बार दोबारा चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे है, फिर जी की माँ थी हमने देखा था, और टी क्या था, जी का भाई था, और क्या है, एम का मदर है। ठीक है, फिर पी क्या है, दोनों भाई बहन थे हमने देखा। ठीक है, तो पी का रिलेशन किससे पूछा है, एस से, तो ये इसकी माँ है, और इसके बाद क्या है, ये उसका रिलेशन हो जाएगा, उसकी माँ की माँ है। क्लियर है इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज मेड सेकेंड हाफ, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सीधा डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ही देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हमारे पास दे रखा है यहाँ पर कि यदि निम्नलिखित अनुक्रम के पहले आधे भाग को दूसरा आधा भाग बना दिया जाए तो दाएं छोर से पांचवें स्थान के बाएं ओर सातवें स्थान पर कौन सा अक्षर, संख्या या चिन्ह आएगा। तो आपको पढ़ के क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगेगा, बट ये क्वेश्चन हमारा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो देखें, अगर हम जैसा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है, तो नई श्रृंखला जो बाएं तरफ से है वो कुछ इस प्रकार बनेगी। अतः दाएं छोर से पांचवें स्थान पर कौन आएगा, हमारा आई आएगा। ठीक है, और बाईं ओर से सातवें स्थान पर @ होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है हमारा दायां छोर जो राइट साइड से जाएगा, और ये होता है हमारा बायां छोर जो लेफ्ट साइड से आता है। तो ये बाईं ओर से सातवें स्थान पर कौन है, तो हमारा क्या है, @ है। क्लियर है इतना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना होता है, फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन हो सकता है आपको हार्ड लगे, लेकिन बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चन अ क्वेश्चन इज फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। यू हैव टू डिसाइड वेदर द डाटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर एन क्वेश्चन। तो सही है नहीं है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैव गॉट एग्जैक्टली 80% मार्क्स इन फिजिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन इफ़ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 80। तो कितने बच्चों ने 80% स्कोर किए हुए हैं, पढ़ते हैं इसको हम। पहला स्टेटमेंट है हमारा, दैट इज 45 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैव गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, यानी कि और मतलब प्रश्न के बाद 30% ऑफ द क्लास 11th गॉट लेस देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पे आपको हिंदी में भी दिखा देती हूँ। कक्षा 11वीं के 45 विद्यार्थियों ने वार्षिक परीक्षा के भौतिक विज्ञान में 18% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और 30% विद्यार्थियों ने क्या किया है, कम अंक लेकर आए हैं। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, दोनों सही है, या फिर
सिर्फ हमारा स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट है, वेल जो सेकंड है वो सफिशिएंट नहीं है। सेकंड अलोन सफिशिएंट है, फर्स्ट सफिशिएंट नहीं है। मतलब पहला सही, मतलब हम देखा जाए तो दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, पहला नहीं कर रहा है। और दोनों ही क्या है, मतलब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, सफिशिएंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 19, थ्री स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन विच आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन। दो कंक्लूजन दिए जाएंगे। अज्यूम करना है दैट गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फाइंड आउट कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। तो हमें पता लगाना है, यहाँ पर स्टेटमेंट है हमारे पास और कंक्लूजन है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहला क्या है, पी छोटा है टी से, वाई बड़ा है डब्लू से और पी बड़ा है वाई से। कंक्लूजन है डब्लू बड़ा होगा, या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा किससे, पी से। तो आप देख सकते हैं डब्लू क्या है, बड़ा है किससे, वाई, छोटा है किससे, वाई से, और वाई छोटा है पी से। तो पी और वाई का रिलेशन पूछा है, देन टी और वाई का रिलेशन दिया गया है। तो टी यहाँ पर है, पी यहाँ पर है और पी यहाँ पर भी है। तो आपको ऐसे क्या करना है, लिंक करना है। ऑप्शन हमारे पास नीदर कंक्लूजन 1 नॉट 2, मतलब दोनों में से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। नेक्स्ट हमारा कि दोनों ही कंक्लूजन सही हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, अगर हम देखें तो अगर हम इनको कंपेयर करके देखें तो टी बड़ा है किससे, पी से। फिर उसके बाद पी बड़ा है और बराबर है किसके, वाई के। तो वाई आपको पता है वाई किससे छोटा है, वाई बड़ा है किससे, डब्लू से। तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट गलत, उसी जगह दूसरा वाला क्या हो जाएगा सही। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको आप इसलिए सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, भैरव स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, देखते हैं इसको। भैरव स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम एंड ट्रेवल 50 मीटर टूवर्ड ईस्ट। तो उसने स्टार्ट करा और कहाँ गया है, 50 मीटर कहाँ गया है, ईस्ट में गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 150 मीटर। फिर उसके बाद इसने राइट लिया और 150 मीटर यहाँ पर गया है। ही टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 100 मीटर। फिर उसने लेफ्ट लेके 100 मीटर कहाँ गया है, लेफ्ट में गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कॉपी में अच्छे से कर पाएंगे, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। रीच टेम्पल फ्रॉम द टेम्पल ही मूव। उसके बाद क्या हो गया, वो टेम्पल पहुंच गए इस डायरेक्शन में। फिर 150 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो उसके बाद क्या होता है, ये 150 मीटर नॉर्थ में आता है टेम्पल से। फिर उसके बाद हमारा देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 100 मीटर। फिर लेफ्ट होके यहाँ पर आ गया 100 मीटर इस डायरेक्शन में, क्योंकि उधर 100 गया था तो इधर भी आएगा, तो 100 इस डायरेक्शन में आएगा। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 100 मीटर। फिर उसके बाद लेफ्ट लगे 100 मीटर, ये आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट रीच हो गया है पॉइंट पी पर। तो इन विच डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम होम। तो पी डायरेक्शन पर पहुंच गया। अब उससे पूछ रहा है कि शॉर्टेस्ट होम का क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट होम का डायरेक्शन ही होगा। तो इसमें क्या होता है, थ्योरम लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये ऐसा DTPSB में भी आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हिंदी में भी दिया गया है, पर आप इसको अच्छे से देख लेंगे पॉज करके। तो पूछ रहा है 50 वेस्ट, इसका शॉर्टेस्ट डायरेक्शन हमसे पूछ रहा है। तो क्या है कि वेस्ट में है 50 मीटर, ईस्ट में है 100 मीटर्स, नॉर्थ ईस्ट में है हमारा 90 मीटर्स, या फिर नॉर्थ में है हमारा 150 मीटर्स। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट बता रहा है। तो ये हमारा क्या है, दैट इज जिस हिसाब से उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, अब हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग बहुत ही इजी थी, 20 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के हमने जैसे किए। क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर आई गेस क्वेश्चन नंबर कितने करें हमने, 30 तक किए होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को हमने देख लिया। उसके बाद हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो गया, डेट इज़ ICT। ये भी इजी है, लेकिन अगर आपको पता है तो ही इजी है, क्योंकि हमने DTPSB में इसको नहीं पढ़ा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉपुलर फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑडियो फाइल। तो ऑडियो फाइल का कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास फ्लैक, MP3,
PDF या फिर व्यू। तो इसका तो आप आंसर खुद भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो PDF है उसमें से कोई गाने की आवाज़ नहीं होती है। PDF हम किसका बनाते हैं, जो हमारी फ़ोटोज़ या फिर जो इमेज होती हैं उनको कम स्कैन करके या फिर बिना स्कैन करे भी हम उसको क्या करते हैं, एक जगह स्टोर करते हैं, जिसे हम PDF बोल देते हैं। ठीक है, तो PDF क्या हो जाएगा हमारा, लोकप्रिय ऑडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, क्योंकि PDF क्या है हमारा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म है। आपसे फुल फॉर्म वगैरह बहुत पूछी जाती है, तो अगर आप कंप्यूटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फुल फॉर्म वगैरह याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यूज़ होता है। बाकी जो फ्लैग है MP3 है और वेव है, ये तीनों क्या है, एक्सटेंशन है किसके, हमारे ऑडियो फाइल के। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आउट ऑफ द फॉलोइंग which software you suggest most to develop and present a multimedia presentation of cyber security। यानी इसमें से पूछ रहा है कि साइबर सुरक्षा के संबंध में एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है हमें, बनाने और प्रस्तुत करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने का सुझाव देंगे। तो सबसे पहली बात, हमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। तो प्रेजेंटेशन हम किस पे बनाते हैं, तो आपके माइंड में वो सबसे पहले सो ऑप्शन है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं, हमें उसको बनाने के लिए किसका ज़रूरत पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। ठीक है, उपयोग करने का सुझाव दिया जाएगा, क्योंकि स्लाइड बनाने जिसमें टेक्स्ट, चित्र, चार्ट, वीडियो, एनिमेशन और अन्य मल्टीमीडिया सामग्री शामिल होती है, तो किसका हम सजेशन देंगे, पावर पॉइंट का सजेशन देंगे। तो ये क्वेश्चन भी ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र। तो आपको वेब ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, फायरफॉक्स, एंड्रॉयड, ओपेरा या फिर एज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, सर्च वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो एंड्रॉयड होता है वो सर्च करने के लिए नहीं यूज़ होता। ठीक है, तो जो एंड्रॉयड है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, जबकि फायरफॉक्स, ओपेरा, सभी एज, सभी क्या है, एक हमारे वेब ब्राउज़र के क्या है, एग्जाम्पल हैं। क्लियर है इतना। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कहीं से भी कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे जाके नॉर्मली कहेंगे कि मुझे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाए, वेब ब्राउज़र, मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं, सब सर्च करके उनको नोट्स बना के आप नोटबुक में लिख लें और उन्हें लर्न कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या किया जाएगा, EMRS में भी पूछा जाएगा और KVS NVS में भी ICT आएगा। तो दोनों एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, आपका प्रिपेयर हो जाएगा ये। तो अब इसमें से पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा। ठीक है, असेंडिंग मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सबसे कम होता है, कौन सा ज़्यादा होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम अपना। तो पहला ऑप्शन है हमारा किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट या फिर गीगाबाइट। तो किलोबाइट, मेगाबाइट तो ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है हमारा, गीगाबाइट होता है। टेराबाइट गीगाबाइट से बड़ा होता है, तो ये गलत हो गया हमारा। फिर गीगाबाइट ये होगा ही नहीं, सबसे पहले आ गया किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो देखिए हम, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, किलोबाइट आता है, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर टेराबाइट आएगा। अगर इससे कभी आगे भी पूछ लिया जाए तो टेराबाइट के बाद क्या होता है हमारा, पेटाबाइट आता है, जिसे हम PB बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे बाद क्या, इसके बाद क्या आता है, एक्साबाइट आता है, जिसे हम EB के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी आपके एग्जाम में पूछ ले तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको क्या करना है, नोटबुक लेकर रखना है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा लगता है कि मुझे नहीं आता और पता चल रहा है, तुरंत नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आ गया है, फुल फॉर्म पूछा है। तो हमसे पूछ रहे हैं HTTPS का पूछ रहे हैं। पहले हमारा HTTP के बारे में पूछता था, लेकिन HTTPS के बारे में पूछ रहे हैं। तो HTTP का तो आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। लेकिन एक नई चीज़ इसमें
एस ऐड हुई थी, तो उसका मतलब क्या है, स्टोरेज है, सर्वर है, सिक्योर है या फिर स्कीम है। तो आपको पता होगा कि जो डाटा होते हैं वो मोस्टली सिक्योर नहीं होते, उन्हें हैक कर लिया जाता है। तो एस इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि क्या हो गई, वेबसाइट सिक्योर हो गई है। तो आपसे कई बार अकेले एस का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब क्या है, सिक्योर। ठीक है, क्लियर है इतना। इसे आप नोटबुक में नोट डाउन कर लो क्योंकि ये PYQ में पूछा गया, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द शॉर्टकट की आउट ऑफ द फॉलोइंग which is popularly used to paste a selected and copied text or image in most of the MS Office। तो आपसे भाई पूछ रहा है कि अगर हम कॉपी करते हैं तो पेस्ट करने के लिए कौन सी की का हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप जनरली भी यूज़ करते हो, कभी लैपटॉप वगैरह आप यूज़ करते हो, तो आपको पता होगा कि Ctrl+Z यूज़ करते हैं, P करते हैं, V करते हैं या फिर X करते हैं। तो आप Ctrl+C करते हैं सबसे पहले कॉपी करने के लिए, Ctrl+C का यूज़ करेंगे, यस और नो। सबसे पहले हम Ctrl+C करते हैं, फिर उसके बाद Ctrl+V करते हैं उसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। Z आपको पता है हम किसके लिए करते हैं, अंडू के लिए, यानी कि हमने कोई एक्शन कर दिया है, अब हमें क्या करना है, वापस जाना है उसके लिए। P किस लिए होता है, प्रिंट निकालने के लिए, और Z होता है हमारा कट करने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ आपको नहीं चाहिए यहाँ पर, तो आप कंट्रोल उसको सिलेक्ट करके Ctrl+Z करेंगे तो वहाँ से कट जाएगा। फिर उसके बाद आपको जहाँ पे जाना है Ctrl+V करके उसे आप पेस्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ भी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच इज़ एन एग्जाम्पल हो। तो जो हार्डवेयर डिवाइस स्विच है वो किसका एग्जाम्पल है, आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का या फिर नेटवर्किंग डिवाइस का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो कंप्यूटर हार्डवेयर स्विच होते हैं नेटवर्किंग डिवाइस का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि नेटवर्किंग डिवाइस एक कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरणों के साथ, मतलब एक कंप्यूटर को जो दूसरे नेटवर्क है उनके साथ क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, जिसमें एक दूसरे के संचार कर सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग डिवाइस है, क्योंकि क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है कंप्यूटर को नेटवर्क के उपकरणों से। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट फॉर वायरस इन्फेक्शन, यानी इनमें से कौन निम्नलिखित में से किस में वायरस इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। अपने वायरस के बारे में पढ़ा है, डाउनलोडेड ईमेल अटैचमेंट, ठीक है, ओपन ऑनलाइन प्रिंटर, PDF या फिर डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर। तो किसमें हमारे सबसे कम वायरस इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ठीक है, इन चारों में से। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑनलाइन प्रिंटर होते हैं वायरस इन्फेक्शन का खतरा सबसे कम उनमें होता है। ठीक है, बाकी सब में ज़्यादा होता है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क जनरली वी एस्टाब्लिश व्हेन वी कनेक्ट 20 कंप्यूटर इन आवर स्कूल्स कंप्यूटर लैब यूजिंग सम एडिशनल नेटवर्किंग डिवाइस एंड वायर्ड केबल। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल के कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर को कितने 20 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ते हैं, तो सामान्यतः हम किस प्रकार का नेटवर्क का यूज़, मतलब किसका यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, जैसे क्या हो गया, वैन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम पूरे वर्ल्ड को, कंप्यूटर को एक सिरे से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा इंटरनेट। फिर होता है पैन, डेट इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें जैसे मेरा जो नेटवर्क है मैं उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा, लोकल नेटवर्क एरिया। फिर होता है हमारा मैन, डेट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब हम कुछ अतिरिक्त नेटवर्किंग डिवाइसेस और वायर केबल का प्रयोग करके अपने स्कूल की 20 कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, तो किसका हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, यह नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे स्कूल, कार्यालय, घर के भीतर कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसमें संसाधनों जैसे फाइल, प्रिंटर साझा करते हैं। तो यहाँ के लिए लैन का यूज़ करेंगे। और मेट्रोपॉलिटन जैसे आपको सिटी के कंप्यूटर, जैसे हमारे जो एरिया में सिर्फ स्कूल वगैरह को नहीं, जैसे और किसी को कनेक्ट करना है जो थोड़ा सा लैन से वाइड हो जाएगा, उसके लिए हम फिर मैन का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन ओनली इनपुट डिवाइस। तो इनमें से किस किस कौन से वाले ऑप्शन में सिर्फ इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आपको पता होना चाहिए और बहुत ही ईजी भी होते हैं ये। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या हमारा आउटपुट डिवाइस है, बाहर हो गया। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर। स्पीकर भी क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। और प्रिंटर, स्पीकर एंड मॉनिटर। तो मॉनिटर और स्पीकर, प्रिंटर, ये तीनों ही क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया है। तो इनमें से कौन सा वाला हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों ही क्या होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। आई होप आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनका इम्पैक्ट हमें कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है, और आउटपुट डिवाइस होते हैं जो हमें बाहर शो होते हैं। जैसे आप सोचेंगे कि मॉनिटर कैसे आउटपुट डिवाइस है, तो मॉनिटर पे जो आपके PDF आती है, कुछ भी जो होता है, आप मूवी ही देख रहे हो तो आपको क्या होता है, वो बाहर दिखाई देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होते हैं। स्पीकर से आवाज़ बाहर सुनाई देती है, इसलिए क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हमें जो स्कैन चीज़ें मिलती हैं वो हमें बाहर मिलती हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड कैसे इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि जो भी हम टाइप करते हैं वो उसके अंदर टाइप होता है, और वही मॉनिटर की हेल्प से हमें बाहर दिखाई देता है। माउस इम्पैक्ट क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर होता है। स्कैनर, अगर हम कुछ भी स्कैन कर रहे हैं तो कंप्यूटर के अंदर जाता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों ही इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। और आई होप इससे आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 स्टार्ट हो गया, जो जिसमें कौन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। A teacher first tell the rule and principles and then cites example to explain the concept which approach she or he adopting। तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे अप्रोचेस के बारे में, तो इसमें से पूछ रहा है कि सबसे पहले हम बच्चों को रूल पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद प्रिंसिपल और एग्जाम्पल देंगे। तो हम पढ़ते थे कि पहले हम एग्जाम्पल दे के पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद रूल्स पर आ रहे हैं, लेकिन फिर हम रूल्स पढ़ा के फिर एग्जाम्पल आ रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे टीचिंग के मेथड होते थे, अगर आपने B.Ed में पढ़ा होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले मैंने उनको रूल पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, तो मैं कौन से टीचिंग अप्रोच का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। तो इन्वेस्टिगेशन का यूज़ किया जा रहा है, खोजी, इंडक्टिव, आगमनात्मक, डिडक्टिव, या फिर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निगमनात्मक, या फिर एक्सप्लेनेटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि एक शिक्षक संप्रत्यय समझाने के लिए सिद्धांत व नियम बताता है, फिर उदाहरण देता है, तो क्या है ये, निगमनात्मक उपागम यानी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है। और इंडक्टिव तब होता था जब हम पहले एग्जाम्पल बताते थे बच्चों को, फिर उसके बाद उन्हें रूल्स पढ़ाते थे, ठीक है, क्लियर है इतना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। तो इंटीग्रेटेड यानी समन्वित पाठ्य पुस्तक की कौन सी विशेषता नहीं है। सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू इनएक्सपीरियंस टीचर। तो ये जो ऐसी पुस्तकें होती हैं जो अनुभवहीन शिक्षक होते हैं उनको भी क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या कह रहा है कि टेक्स्ट बुक कैन बी यूज एज सिलेबस। तो टेक्स्ट बुक को हम सिलेबस की तरह यूज़ कर सकते हैं। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल, ये तैयार सामग्री प्रदान करती है हमें। दीज में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल। तो ये विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों पर उपयुक्त सिद्ध नहीं हो सकती हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, डेट इज जो इंटीग्रेटेड बुक्स होती हैं वो सही विशेषता ये है कि ये नहीं है कि वो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अधिगम तरीकों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं होती, वास्तव में एकीकृत विभिन्न प्रकार के शिक्षण रणनीति और व्यक्तिगत सीखने की शैली को क्या करती है, समायोजित करती है। और इंटीग्रेटेड बुक्स की कुछ क्या है, विशेषताएं हैं, क्या है इसकी विशेषताएं, एकीकृत पाठ्य पुस्तकें संरचना प्रदान करके और स्पष्ट निर्देश देकर अनुभवहीन शिक्षकों को भी सहायता प्रदान करता है। और पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के रूप में प्रयुक्त, यानी हम इसको पूरे सिलेबस के रूप में देख सकते हैं।
एकीकृत पाठ्य पुस्तकें पहले से तैयार सामग्री जैसे उदाहरण होता है, अभ्यास होता है, शिक्षण के लिए सुझाव प्रदान किए जाते हैं जिसमें शिक्षकों को समय बचता है और वे शिक्षण पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। तो आपने अगर देखी होगी तो हमारे एनसीईआरटीज़ में डू यू नो वाले कॉलम के आप जानते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल, और आपको पता होगा कि आप कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह भी यूज़ होते थे जो हमें नहीं पता होता था, तो साइड में कॉलम बनाकर हमें क्या किया दिया जाता था, उसकी मीनिंग बता दी जाती थी। साथ ही के साथ अगर अगर आपने साइंस के एनसीईआरटी देखी होगी तो कुछ कॉन्सेप्ट बताया, फिर उसके बाद आपके पास क्या होता था कि एक एक्टिविटी होती थी कि आपको घर पे क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। सो दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। तो आप सभी ऐसी बुक पढ़कर आए हैं जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि अगर आपके पास टीचर नहीं है फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अकेले भी समझ सकते हैं, और बाकी जैसे कोई टीचर है उनको मतलब कि जैसे अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी बुक से क्या कर सकते हैं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कंप्लीट द स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो स्टेटमेंट है हमारा, इन टीचिंग ऑफ नथिंग हैज़ बीन लर्न, नथिंग हैज़ बीन डैश, यानी यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया तो कुछ भी नहीं डैश, ऑब्जर्व किया गया, पढ़ाया गया, अध्ययन किया गया या फिर एग्जामिन किया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि शिक्षण में कुछ भी नहीं सीखा गया हो तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अगर कुछ पढ़ाया गया होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा गया होता। क्लियर इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्रिएटिव स्टूडेंट इन वन हु हैज़, मतलब एक सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जिसके पास एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वो समस्या का समाधान करने की योग्यता होती है, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अबाव एवरेज आईक्यू होता है उसका, मेमोराइजेशन यूटिलिटी एबिलिटी होती है, यानी रटने की योग्यता होती है। तो क्रिएटिव स्टूडेंट कौन होता है कि जो क्या कर सके, एबिलिटी उसके पास योग्यता है कि वो कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकता है, या फिर फ्लेक्सिबल होता है वो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक सृजनात्मक विद्यार्थी वो होता है जिसके पास मौलिकता और नम्यता विचार हो। सृजनात्मक विद्यार्थी की प्रमुख विशेषता होती है जैसे जिज्ञासा हो, मौलिकता हो, कल्पनाशीलता हो, अपसारी सोच हो, स्वतंत्र नियंत्रण, ये सारी क्या होती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे जो आपको मोर और लेस सेम ही लगेंगे, सही ही लगेंगे, लेकिन उसमें से आपको क्या बेस्ट लग रहा है वो आपको क्या करना है, चूज़ करना है, वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में। विच काइंड ऑफ आईसीटी टूल्स इज़ नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर अप्रोच। तो लर्नर सेंटर अप्रोच में कौन सा आईसीटी टूल हम यूज़ नहीं करेंगे, कम्युनिकेटिव, इंफॉर्मेटिव, सिचुएटिंग या फिर हमारा कंस्ट्रक्टिव। तो इसमें से क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इंफॉर्मेटिव यानी सूचनात्मक हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि लर्नर सेंटर है तो हम कोशिश करेंगे कि लर्नर खुद ही नॉलेज को कोशिश करे गेन करने की, फिर उसके बाद हम उनमें थोड़ा सा एड ऑन करेंगे। तो सूचनात्मक इंफॉर्मेटिव प्रकार के सूचना सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी उपकरण विद्यार्थी केंद्रित उपागम में उपयोगी नहीं होते, क्योंकि इस उपागम में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने और सीखने की प्रक्रिया, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए केवल सूचनाएं प्रदान नहीं, जैसे कि आपने उन्हें मतलब कि उन्हें कुछ ना करने दिया, ना उनका एफर्ट्स हुआ, ना उन्होंने पार्टिसिपेट करा, और उन्हें जस्ट आप इंफॉर्मेशन देकर चले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये लर्नर सेंटर अप्रोच नहीं होगा, ठीक है। क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें से पूछ रहा है नॉट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो देखते हैं हम अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इट प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूस फीडबैक, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, यह प्रत्येक विद्यार्थी की समर्थताओं और
अल्पज्ञता को पहचानने में सहायक है। नेक्स्ट है इट अलाउ स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शन टू इम्प्रूव अपॉन, यानी ये विद्यार्थी को अपने कार्यों की समीक्षा का अवसर देता है और उसमें सुधार के लिए भी वो काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इट इज़ जजमेंटल एंड हैंस इवेल्यूएटिव। तो क्या ये एक निर्णयात्मक है अतः मूल्यांकन का हेतु है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर चल के। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि तीनों जो स्टेटमेंट थे हमारे वो मोर और लेस पॉजिटिव थे, बस ऑप्शन नंबर डी क्या था वो थोड़ा सा नेगेटिव था। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमन के लिए आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, उनकी समर्थाओं और कमजोरी को पहचानना और उन्हें अपने कार्यों की समीक्षा करने का अवसर देना ताकि वे सुधार के लिए कदम उठा सकें। यह प्रक्रिया रचनात्मक होती है ना कि निर्णयात्मक। किसी को आप जजमेंट नहीं करेंगे। तो जो जजमेंटल था और मूल्यांकन था वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। एवरी सप्लाई टाइप आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम, यानी प्रत्येक पूर्ति प्रकार के प्रश्न को चयन प्रकार के प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन इजी टाइप आइटम, यानी विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी। सो चलिए देखते हैं हम अपने आंसर को। हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर देखें, कथन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों की सृजनात्मक योग्यता मापने हेतु अधिक उपयोगी होते हैं। सत्य नहीं है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य रूप से ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करते हैं, सृजनात्मक का नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मैथड हेल्प इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। तो कौन सा हमारा सिद्धांत है स्व अनुशासन उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीट फ्रीडम, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, या फिर फोर्थ है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो खेल की विधि का उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने के लिए सहायक होता है। यह सिद्धांत बच्चों में अपनी जिम्मेदारी को समझाने और उसे पूरा करने की भावना विकसित करता है, जिससे वे बिना बाहरी नियंत्रण के भी नियमों और अनुशासनों का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिट टेस्ट। तो इनमें से कौन सा यूनिट टेस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स, कन्फाइन टू लिमिटेड नंबर, यानी दक्षताओं की सीमित संख्या कर दी, टोटली कंट्रोल्ड बाय टीचर्स, यानी शिक्षकों द्वारा पूर्णतः नियंत्रित है, यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट, यानी जो स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होता है इसके बारे में आपने पढ़ा होगा एट द टाइम ऑफ योर बीएड, जब आप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्डाइज जो टेस्ट होते हैं उनका यूनिट टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इकाई परीक्षणों में मान्यकृत उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग संबंध नहीं, क्योंकि इकाई परीक्षण आमतौर पर पाठ्यक्रम विशिष्ट होते हैं और शिक्षक या संस्थान द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, जो विशिष्ट पाठ्य सामग्री और सीखने के उद्देश्यों पर केंद्रित होते हैं। दूसरी ओर मान्यकृत उपलब्धि जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं एक समान मानदंडों पर आधारित होते हैं, जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। तो कौन सा है जो बहुत ही कम ही अब हमारे अधिगम को प्रभावित करता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, इमिटेशन, मैच्योरेशन, या फिर रेडीनेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा दैट इज को करिकुलर एक्टिविटी कम प्रभावित करेंगे।
अब उसके बाद हमारा पार्ट 6 आ गया है, जो क्या होता है, लैंग्वेज बेसिस होता है। तो मैं आपको एक बार इसके क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो टीजीटी के लिए आपको 30 में से 12 नंबर लाने हैं, और पीजीटी का दे रहे हैं अगर आप तो 20 में से आपको 8 नंबर लाने हैं। तो एक बार आप लेवल देख लो कि कैसा लेवल पूछा जाता है। तो ये बहुत ही ईजी होता है, क्वालिफाइंग होते हैं, इसलिए क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपके, ईजी ही पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द गिवन ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। आई डैश यू लेटर यस्टरडे। तो वुड रिसीव्ड, हैव रिसीव्ड, या फिर आई हैड रिसीव्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस क्या होगा हमारा, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, ठीक है। ये पास्ट टेंस पे है, तो इसका हम उसमें भी पास्ट में ही लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, दैट इज ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड, आर गोइंग, आर, हैज़, है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेड एंड बटर रिप्रेजेंट अ सिंगल डिश और कलेक्टिव वर्ड है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। आपको थोड़ी सी अगर ग्रामर आपकी क्लियर है, सो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर ही जाएंगे। तो हैज़ यूज़ हम करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर। तो एरर का क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो ए बी सी डी, इनमें से कौन सा मतलब कि हमारा है जिसमें हमारा यू मीन टू से गलत है कुछ। तो डी में, यानी जो हमारा सी वाला पोर्शन है उसमें हमारी कुछ गलती है। तो क्या गलती है, तो आप देख सकते हैं, दिस इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर है यहाँ पर। सो द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन, दैट आया यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हमारा नॉवल से। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन का हम यूज़ करेंगे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमें क्या करना है, डैमेज की अपोजिट मीनिंग हमें पूछनी। तो डैमेज के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, कंपनसेशन। डैमेज मतलब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जो बेकार कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे रॉन्ग भी गलत है, रिपचर भी टूटना है, और मे हेवन भी मतलब क्या होता है, तबाही होता है। तो देखा जाए तो तीनों क्या है, डैमेज के एक तरीके से सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग ऑप्शंस जो हमारे हैं। तो कॉपर इज डैश यूजफुल मैटर, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, या फिर कॉपर इज अ यूजफुल मैटर, कॉपर इज एन यूजफुल मैटर, या फिर कॉपर इज द यूजफुल मैटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भले यहाँ पर यू है लेकिन आपको पता है कि हम साउंड्स पे साउंड का यूज़ करके ए और एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज करेक्टली। तो वॉइस चेंज किया गया है, तो है हमारा हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। ये हमारे सेंटेंस है, इसको चेंज किया गया है। तो कौन सा वाला है, द डोर इज़ नॉक्ड एट बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड, बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट, या फिर बाय होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई करना है हमें टेंस। तो राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट, कौन सा टेंस इसमें यूज़ किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो कौन सा यूज़ किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि शुड हैव गॉन डिस्क्राइब कर रहा है, आपको पता है। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा टेंस यूज़ किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द सीक्वेंस इन द फॉलोइंग वर्ड। तो ये भी क्या है, इजी हमारा, वेदर, बी ट्रू, शी, इट वुड, जैसे आपके पी क्यू आर एस होते थे। तो ये आपके लिए एक तरीके से देखा जाए तो ईजी है, क्योंकि उसमें चार जो होते थे वो चारों ही क्या होते थे, एक सेंटेंस होते थे, लेकिन इन चारों को मिलाकर क्या करना है, कोई सेंटेंस बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, चूज द ऑप्शन विच नियरली मीन्स द सेम एज अंडरलाइन आइटम। तो बिट्स फेयर, यहाँ पर क्या दिया गया, एक तरीके से आपको ईडम बताना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा,
बिट्स फेयर मतलब सीम्स लाइकली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैट इज बिट्स फेयर मतलब संभावना दिखना, और सीम्स लाइकली का भी मतलब क्या होता है, संभावित लगना। बाकी मच ओपोज मतलब बहुत ही विरोध करना, नॉट क्वालिफाइड योग्यता नहीं है, और ट्राइंग वेरी हार्ड तो बहुत ही कोशिश वो कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हमें करेज का क्या बताना है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड बताना है। तो क्या है हमारा, कोवर्डाइज, फोर्टिट्यूड, वर्च्यू या फिर हेजिटेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि करेज का मतलब क्या होता है, साहस, और फोर्टिट्यूड का मतलब भी क्या होता है, धैर्य या फिर सहन शक्ति। बाकी कोवर्डाइज मतलब कायर होता है, आपने कोवर्ड सुना होगा। देन हमारा क्या है, वर्च्यू, उसका मतलब होता है गुड, फिर होता है हमारा हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, मतलब कि आपको पता होगा कि जो अनसीन पैसेज होते हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक अनसीन पैसेज था, इसे मैंने आपको दिखा दिया है, आप पढ़कर क्या करेंगे, इन क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर संधि वाला शब्द नहीं है, तुल्यन, परमार्थ, कुशासन या फिर वार्तालाप। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज तुल्यन जो है हमारा, वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये क्या है, संधि विच्छेद तत्लीन होगा, ये क्या है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल। बाकी तीनों जो थे हमारे स्वर संधि के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द पूछा है, उन्नति, अवनति, निंदा, प्रार्थना, तीव्र, मंद, दुर्लभ या फिर सुलभ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निंदा एंड प्रशंसा शुद्ध इसका निंदा होगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है कौन सा, गंगा, राम, काशी या फिर नदी। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज नदी क्या थी, जातिवाचक संज्ञा थी, क्योंकि आपको पता है जाति को दर्शाता है, तो उसमें कोई सी भी नदी हो सकती। बाकी जो भी हमारे ऑप्शंस दिए थे वो क्या थे, व्यक्तिवाचक थे, जैसे गंगा एक नदी का नाम है, किसी स्पेसिफिक का मतलब व्यक्ति का नाम, और राम किसी का नाम है, और काशी किसी का नाम है। लेकिन जो नदी है इसमें कोई सी भी नदी आ सकती है, मतलब जो रिवर्स है उनकी क्या करेक्ट तरीके से जाति को ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुरपति, सुरेंद्र, मनोज या फिर पुरंदर। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मनोज क्या है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो इंद्र के पर्यायवाची कौन से होते हैं, देवराज, सूरपति, पुरंदर, अमरपति, वासन, मधवा, सचिपति। और कामदेव का पर्यायवाची शब्द गदन, अनंग, मम्मंथ, मार, रतिपति और मनसीज। ये सारे क्या हैं, हमारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। और सोने में सुहागा मुहावरे का क्या मतलब होगा, किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, लाभ का दोगुना हो जाना, सोने में सुहाग मिलना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की कोई अच्छी चीज़ हुई थी और भी चीज़ और भी अच्छी होने लग गई, ठीक है। तो पर्यायवाची वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार पैटर्न देख लो जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है, मदांग, नराधम, स्वर्ग प्राप्त या फिर जल पिपासु। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज नराधम। ये क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बल्कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो आप एक बार अपने जो हमारे समास है उनको भी देखकर जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अशुद्ध क्या है, अशुद्ध शब्द पता लगाना है, सीधा साधा, धोखा, हिंदुस्तान या फिर दुष्कर। तो ऑप्शन नंबर ए सीधा साधा जो है अशुद्ध, इसका शुद्ध क्या होगा, सीधा और सादा होता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, उन्होंने साधा लिखा हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा क्या है, हमें गद्यांश को पढ़ना है और उसका क्या करना है, सही आंसर लगाना है। तो आप इसे एक बार यहाँ पे देख लीजिए, आधा यहाँ पर है और बाकी आगे देखेंगे हम। तो ये रहा हमारा, इसको आप देख लेंगे और बाकी क्वेश्चन को क्या करेंगे, आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको अनसीन पैसेज भी देखने को मिलेंगे। तो बाकी आप देख सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा गया हमसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से स्वर की मात्राओं के दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है, पत्नी, मृग, आहार या फिर सिद्धूर्मी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, गलत है।
और क्यों गलत है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, आशा से अधिक आशातीत, आंखों के सामने, प्रत्यक्षदर्शी, अचानक होने वाला, आकस्मिक। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, सही है। आशा से जो आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि होती है, आशा में अधिक, आशातीत, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, ठीक है, ना कि प्रत्यक्षदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 बहुब्रीहि समास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ध्यान में जो मग्न हो, ठीक है, ये कौन सा हमारा तत्पुरुष समास का है। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। और गिरिधर, गिरी पहाड़ को, ये बहुब्रीहि का एग्जाम्पल है। बाकी काली मिर्च, जो काली है मिर्च, ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। षटपद, मधुप, मधुकर या फिर मनोभव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है, भ्रमर, मधुप, मधुकर, षटपद, द्विरेक, अली, भृंग, सिलिमुख होता है। जबकि मनोभव, मदन, मनसीज, कंदर्प, रतिपति, मार, पुष्पधन आदि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। 70 क्वेश्चन निम्नलिखित में से विलोम शब्दार्थी युग में असंगत है, कौन सा अलग है। जीवित, मृत, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, आगत, निर्गत, कुटिल और सरल। तो जीवित का मृत सही है। आविर्भाव का क्या होता है हमारा, प्रादुर्भाव नहीं तिरोभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा आज का जो क्वेश्चन पेपर टीजीटी में पूछा गया था वो कंप्लीट हुआ, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ जो टीयर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आपका फ्रेंड्स इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।